दोस्तों स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है द रीसेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ 100% फूड ग्रेन्स in diversified jute bags has got statutory backing. Second option है in India jute is not grown in northeastern states due to hilly terrain. Third option है in India government announces MSP for raw jutes. इसका सही आंसर है 1 and 3 ओनली, क्योंकि हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसको ग्रो किया जाता है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने हमारे लिए डिसीजन लिया है कि 100% जो है फूड ग्रेन्स को है जो साथ में जूट बैग से हम लोग पैक करेंगे, और इसका जो एमएसपी है हमारा जो रॉ जूट का वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अभी हमारा जो गवर्नमेंट का डिसीजन था जो मैंडेटरी पैकेजिंग करने के लिए 100% फूड ग्रेन्स को साथ ही 20% शुगर इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स में, जो हमारे स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको मिला हुआ है, तो उसका एक्ट है जूट पैकेजिंग मटेरियल जेपीएम एक्ट 1987 के अंतर्गत इसको बैकिंग मिला हुआ है। हमारा ये जो है हमारे कौन कौन से मेजर 10 जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे, उसमें उनमें आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और साथ ही हमारे असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमारे ये ग्रो करता है। यूपीएससी में भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछते हैं कि कौन सा वो क्रॉप है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग। तो इस जूट के भी हमें इसलिए हमें पता होना चाहिए। जूट में जैसा आपको पता है कि वाटर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है, तभी हमारा जो ईस्टर्न स्टेट्स है या जहाँ पे मेजर रेनफॉल ज्यादा होते हैं वहां पे ये होता है। इसका जो मेजरली जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एवरेज टेम्परेचर जो हमारा रिक्वायरमेंट है। साथ ही रेनफॉल ज्यादा होना चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में इसको ग्रो करते हैं। जो सॉइल इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, मेनली जो हमारे सॉइल होते हैं वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल का इसमें जरूरत पड़ती है। अब हमारे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो से है। ये आपको बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको चालू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको एस्टेब्लिश किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमारा इन्वेस्ट इंडिया के साथ हमारा कोलैबोरेट करके इसको SBFP को चालू किया है। तो इसका मेनली हमारा जो एम क्या है, हमारा एम है इसको प्लानिंग फैसिलिटेट करना है प्लानिंग के लिए, साथ में हमारे सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ द आयुष सेक्टर को हमारे पूरे इंडिया में प्रमोट करना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, और नीचे हमने ये 5 पॉइंट दे रखा है जो इसका मेजर जो यूज है SBFP का। जो हमारा मेजर एक्टिविटीज है नॉलेज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट में इसका काम है। साथ ही ये स्ट्रेटेजिक स्टेट पॉलिसी बेंच मार्किंग में भी इसका इस्तेमाल होगा, और इन्वेस्टमेंट हमारा जो है उसको भी फैसिलिटेट करना है इसमें इसके लिए। और हमारा जो अगला जो पॉइंट है इसका इशू रिजोल्यूशन के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है जो कि मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन के लिए हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएसए से उसके काफी रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि ये इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। पहला ऑप्शन है इसका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, थर्ड ऑप्शन इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी और एग्जाम हो। इसका सही आंसर है 1324। तो देखते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में इंडिया और जो यूएसए की गवर्नमेंट ने हमारा जो थर्ड एडिशन ऑफ जो 2+2 डायलॉग है उसमें बेका को साइन किया गया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसी के साथ हमारा जो यूएसए के साथ 4 जो एग्रीमेंट थे उसमें से ये पूरा एग्रीमेंट हमारा पूरा होता है, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला एग्रीमेंट था वो 2002 में साइन हुआ था, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये 2002 में साइन हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में, ताकि हम लोग हमारा जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो शेयर करना था हमारे और साथ में इंडिया यूएस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए ये साइन किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट,
ये हमारा 2016 में साइन किया गया था। ये दोनों मिलिट्री के बीच में, जैसे इंडो मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री साथ में यूएस की मिलिट्री को आपस में एक दूसरे को बेस यूज करने के लिए, ताकि कोई भी उनके जहाज या फिर कोई और इक्विपमेंट को खराब होते हैं डिफेंस में, तो उसको रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट के लिए, सप्लाईज को रिप्लेनिश करने के लिए भी हम लोग को ये साइन किया गया था। और हमारा जो कासा एग्रीमेंट है, जो कि 2018 में साइन हुआ था, इसका कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी रहे दोनों कंट्रीज के इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बीच में। ये चारों एग्रीमेंट साइन होने से इंडिया को काफी फायदा मिलेगा, ताकि हमें हाई एंड टेक्नोलॉजीज के साथ साथ वेपन्स हमें यूएसए से मिल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अक्टूबर के महीने में। इसलिए आपको जीएसटी हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो आपके बार इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इससे क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर एसएससी, आईबीपीएस, किसी भी एग्जाम में। इसका पहला ऑप्शन है, इट वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकंड ऑप्शन है, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड डायरेक्ट टैक्स। थर्ड ऑप्शन है, जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 3 ओनली। इसका जो है जानबूझ के हमने दे रखा है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जबकि ये 101 है। ये आपको याद होना चाहिए। और हमारा जो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और हमारा जीएसटी काउंसिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी जो हमारा जो टैक्स है, ये मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट टैक्स है। और ये हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत बना है, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। साथ ही हमारा जीएसटी काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। ये आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जीएसटी जो हमारे जो उसके मेजर कंपोनेंट है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो पहले प्री जीएसटी में जो हमारे जो टैक्सेस थे, जैसे कि अलग अलग टैक्स थे हमारे थे, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, बाकी एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, वैट, स्टेट लेवाइज, ये सब मिल करके हमारा जो जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स में। इससे हमें फायदा क्या हुआ? पहली बात तो पूरे इंडिया के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, हमारा एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर बन गया पूरे इंडिया के लिए। दूसरा, इसे टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हुई, गवर्नमेंट को भी आसानी हुई, साथ में हमारे कंज्यूमर्स को, साथ में प्रोड्यूसर्स को भी एक यूनिफॉर्म पूरे लेवल, इंडिया लेवल पे हमारा एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सभी के लिए आराम हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है, काफी आजकल न्यूज में ये बना हुआ है, 16 साइक के नाम से है। ये आपको बताने किसी से रिलेटेड है, ऐसे टर्म्स काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, एन एस्ट्रॉइड विच ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सेकंड ऑप्शन इज एन अवेयरनेस मूवी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थर्ड ऑप्शन इज ए मूवमेंट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू मेंटेन द फिजिकल हेल्थ। और डी इज नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका, ये ए ऑप्शन है। एंड ये एक एस्ट्रॉइड है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये हमारा जो एस्ट्रॉइड्स है, ये हमारा जो डिस्कवर किया गया था 1853 में, और ये एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ द सोल के नाम, साइक के नाम पे इसको नेमिंग किया गया था। इसमें जो खास बात है कि ये सर्किल नहीं है, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि आप बाकी और देखते हैं प्लैनेट्स में। ये काफी नॉट यूनिफॉर्म है, ये गड्ढे देख सकते हैं इस पे बने हुए हैं कई सारे। और साथ में इसका इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये उसमें काफी गोल्ड और प्लेटिनम, आयरन, निकल, कई सारे मेटल में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। ये जैसे कहा जाता है कि ये काफी बना है हमारा वॉलेंट कोलिजन बिटवीन द प्लैनेट्स। नासा और जो स्पेसएक्स है, ये इसमें 2022 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है, इट इज ए सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स इन द बैकवर्ड स्टेट्स ओनली। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है बैकवर्ड स्टेट्स ओनली। सेकंड ऑप्शन इज, इट एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ओनली। ये ओनली काफी आपको ध्यान देना है कि सही है कि गलत है। हमारा सही आंसर है टू ओनली। ये सिर्फ बैकवर्ड स्टेट्स के लिए नहीं है, पूरे ऑल इंडिया के लिए हमारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स हमारा चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसको लागू किया जाता है, सारे स्टेट्स के लिए है। ये जो इंडिया में सारे माइनॉरिटीज हैं जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, उनको वो एलिजिबल होते हैं।
और ये स्कीम्स ओपन होता है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है अगस्त और नवंबर के बीच में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये अभी एक स्टेट ने 7.5% रिजर्वेशन दिया है टू गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एडमिशंस। तो सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला। सही इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इसको इंप्लीमेंट किया है, अभी इसमें रेटिफिकेशन भी हो गया है उनको वहां के गवर्नर द्वारा। तो इसमें 77.5% जो सीट्स है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी, जो कि वहां पे 6 से 12 तक के बच्चे हैं वहां पे पढ़ाई कर रखे हैं गवर्नमेंट स्कूल में। साथ ही ये जितने भी हमारे जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, नॉन माइनॉरिटी और सभी में इंप्लीमेंट होगा। तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे अभी तक ईडब्ल्यूएस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक एजियन सी से रिलेटेड है। आपको बताना है इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, टर्की, ग्रीस या बुल्गारिया। इसका सही आंसर है 1 और 2 ओनली। अभी यहाँ पे हाल ही में अर्थक्वेक आया था एजियन सी में, तो इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हुए, ग्रीस हो गया और टर्की हो गया। आपको ये याद होना चाहिए। अर्थक्वेक आया था अभी यहाँ पे हाल ही में, ये अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, और जो है ये मेडिटेरियन सी से कनेक्टिंग है एजियन सी। टर्की और ग्रीस है नेबरिंग कंट्रीज एजियन सी से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन दैट रेटिफाइड द गांधी इरविन पैक्ट, ही वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है बोथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये जैसा आपको पता होगा। साथ ही ये हमारे जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इनको रेटिफाई करने वाले में जो उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट थे तो वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 1931 में कराची सेशन में इन्होंने हेड किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 में इनका जन्म हुआ था, और ये उन्होंने काफी हमारे जो इंटीग्रेशन है हमारे जो कंट्री का पूरे ऑल इंडिया का, उसमें काफी अहम रोल अदा किया था। खेड़ा सत्याग्रह हो गया या फिर बारदोरी रिवोल्ट हो गया, इसमें भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारे कराची सेशन में जो 1931 में को भी हेड किया था। इनको आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। और हमारे जो ये फर्स्ट डिप्टी पीएम रह चुके हैं और फर्स्ट होम मिनिस्टर हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं। इनको भारत रत्न 1991 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको हमारा जो क्वेश्चन रिलेटेड है ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस से रिलेटेड है। इसका पहला ऑप्शन है इट वाज फाउंडेड बाय सरदार पटेल। सेकंड ऑप्शन इज इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू इंडियाज एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशन। सही आंसर है इसका 2 ओनली, क्योंकि ये सरदार पटेल के द्वारा नहीं चालू किया गया था, ये चालू किया गया था ICCR हमारा चालू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन को चालू किया था, और साथ में काफी अहम रोल अदा किया था IIT को बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है 2 ओनली। और ICCR का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये जो हमारे जो पॉलिसीज हो गए और साथ में उसके इम्प्लीमेंटेशन हो गया जो रिलेटिंग टू इंडियाज एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस के लिए ये इसमें काम करता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।